प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आज़ाद भारत के इतिहास को समझने के लिए उस पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे जिसके परिणाम स्वरूप भारत का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ। और इस राष्ट्रीय एकीकरण की जड़ें भी हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मिलती हैं। हम जानते हैं कि शुरू से ही भारत एक ऐसा देश रहा है जिसको नेहरू ने विविधता में एकता की संज्ञा दी थी। भारत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऐसे सूत्रों को, ऐसे तत्वों को लिए हुए था जो राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने वाले थे, जो भारत को भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधते थे। लेकिन भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद जो यूरोप में एक नई विचारधारा विकसित हो रही थी राष्ट्रीयता की, वह विचारधारा हिंदुस्तान में भी आई और उस विचारधारा के परिणाम स्वरूप हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे राजनीतिक चिंतकों ने भारत को राष्ट्रीयता की निगाह से देखना शुरू किया। और ब्रिटिश शासन ने हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था लागू करी, जो संचार व्यवस्था लागू करी, जो यातायात के साधन विकसित किए, उन्होंने हमारी खामियों का जिस तरह से उपहास उड़ाया, उन सब चीज़ों ने मिलकर हिंदुस्तान में जो एकता के सूत्र थे उनको फिर से स्थापित किया, उनकी कड़ियों को जोड़ा और धीरे धीरे विदेशी शासन से लड़ने के लिए भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने छोटे छोटे विभिन्न विभेदों को, मतभेदों को भुलाकर एकता के सूत्र में बंधने का निर्णय किया। एक दौर ऐसा भी था जब हमें लग रहा था कि अंग्रेज़ जो हर तरीके से फूट डालकर राज करने की नीति अपना रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए हम अपनी एकता को कैसे मजबूत करें। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आगे चलकर महात्मा गांधी ने जिस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, उनके स्वभाव, उनकी विचारधारा, उनके काम करने की शैली, उनकी प्रकृति ने भारत की राष्ट्रीय एकता को की जो चुनौती थी उसका हल करने में बहुत मदद की और हम राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ चले। ख़ास तौर से अगर हम गांधी की बात करें तो उन्होंने जन सहभागिता को तो प्रोत्साहन दिया ही, लेकिन जन सहभागिता के लिए उन्होंने जिन परंपरागत प्रतीकों का प्रयोग किया, उन प्रतीकों ने बहुत सहजता से हमारी कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ आम जनता को एकता के सूत्र में बांधने का बड़ा काम किया। उनकी चाहे प्रार्थनाएं हों, चाहे उनके धर्म और कर्म के सिद्धांत हो, उनकी व्याख्याएं हों, वो इतनी सहज थीं कि वे कई तरीक़ों से हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से जनता को जोड़ती थी और उसमें एकता का बोध पैदा करती थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ कई ऐसे तत्व रहे, कई ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। सांप्रदायिकता का जन्म भी ब्रिटिश काल में हुआ और इसे अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए बढ़ावा दिया, फूट डालो और राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप। और उसमें कुछ निहित स्वार्थों की वजह से अंततः 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसका विभाजन भी हुआ। और विभाजन के साथ ही ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के जाने से जिस तरह के प्रावधान अंग्रेज़ों ने किए थे कि जो हमारे यहाँ लगभग 562 देशी रियासतें थीं, उन्होंने छूट दे दी थी कि वे चाहें तो भारत में मिल सकती हैं, चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं और चाहें तो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी
और अगर इस चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य हमारे नेताओं में नहीं होती तो हिंदुस्तान कई टुकड़ों में बंट सकता था। एक ऐसी बड़ी चुनौती का सामना हमारे नेताओं ने उस दौर में किया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और उन्होंने रियासतों का न केवल एकीकरण किया, बल्कि साम दाम दंड भेद की नीति से उन्होंने हिंदुस्तान को बिखरने से बचा लिया। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, एकीकरण भी हो गया। रियासतों को हिंदुस्तान में रखने के लिए एक लंबा संघर्ष, कूटनीतिक संघर्ष, सब तरह का संघर्ष हमारे नेताओं ने किया। और उसके बाद हमने लगातार ऐसे प्रयास किए जिससे कि हिंदुस्तान जिस तरह से आज़ाद हुआ है उसमें वह उस एकीकरण के तमाम सूत्रों को मजबूत किया जाए। इसके लिए कई प्रयास किए गए, जैसे हमारे जो संवैधानिक प्रावधान किए गए, जिसमें हम ख़ास तौर से एक हरी नागरिकता की बात कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, हमारे मूल अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व है, आपातकालीन प्रावधान हैं। ये सब प्रावधान ऐसे हैं जो हमारी एकता को, हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोगों में आपसी समानता हो, आपसी प्रेम हो और वे एक मजबूत आपसी बंधन में बंधें, इसके लिए भी कई प्रयास किए गए। जैसे भूमि सुधार कानून लाए गए, जो एक बड़ी चुनौती थी उस दौर की। सामंतवाद को समाप्त किया गया, गैर कानूनी घोषित किया गया। श्रमिक कानून लाए गए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया। हिंदू समाज में विद्यमान भेदभावों को ख़त्म करने के लिए, महिलाओं को अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। 1956 में सभी राज्यों का फिर से प्रशासनिक दृष्टि से भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। और इस तरह से बहुआयामी प्रयासों के द्वारा हम विभाजन के बावजूद, 1947 के भारत के बंटवारे के बावजूद राष्ट्र के रूप में संगठित हो सके और हम राष्ट्रीय एकीकरण की जो हमारी एक बड़ी चुनौती थी उसको सामना करते हुए मजबूत संगठित भारत को बनाने में सफल हुए, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी विरासत है।